हम स्टार्ट करेंगे बेटा काइनेमेटिक्स। बेसिकली ये जो काइनेमेटिक्स है, दिस कम्स अंडर मैकेनिक्स। काइनेमेटिक्स कम्स अंडर मैकेनिक्स। मैकेनिक्स क्या है बेटा? मैकेनिक्स फिजिक्स की वो ब्रांच है which deals with the study of motion of objects. Study of motion of objects is mechanics. ठीक है, इस मैकेनिक्स को हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। इस मैकेनिक्स को अंडर टू हेडिंग्स स्टडी किया जाता है। वन इज काइनेमेटिक्स, जो मैंने अभी लिखा, और जो सेकेंड पार्ट है वो है डायनेमिक्स। काइनेमेटिक्स वो ब्रांच है मोशन की या मैकेनिक्स की जिसमें हम मोशन के पैरामीटर्स तो पढ़ते हैं, मोशन का कारण नहीं पढ़ते। ओनली द कॉज ऑफ मोशन इज स्टडीड। ओनली द कॉज ऑफ मोशन इज स्टडीड। सिर्फ हम मोशन का कारण पढ़ेंगे कि मोशन, ओनली द कॉज ऑफ मोशन नहीं, ओनली द पैरामीटर्स ऑफ मोशन, सॉरी, only the parameters of motion are studied. The cause of motion is not studied. अब पैरामीटर्स क्या हुए? पैरामीटर्स हुई मोशन की बेसिक क्वांटिटीज जो इन्वॉल्व है मोशन में। डिस्टेंस क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, स्पीड क्या है, वेलोसिटी क्या है, एक्सेलरेशन क्या है। ठीक है, फोर्स नहीं पढ़ेंगे बिकॉज फोर्स इज ए कॉज ऑफ मोशन। मोशन फोर्स के कारण होता है। सो फोर्स इज नॉट स्टडीड इन काइनेमेटिक्स। मोमेंटम इज नॉट स्टडीड इन काइनेमेटिक्स, राइट? सो इन काइनेमेटिक्स हम डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी के बारे में ही पढ़ते हैं। मोशन का कारण जानने की कोशिश नहीं करेंगे। मोशन होता क्या है बेटा? कब हम बोलेंगे कि बॉडी मोशन में है? जब भी किसी बॉडी की पोजीशन चेंज होती है विद रिस्पेक्ट टू द सराउंडिंग्स, then we say that the body is in motion. When the position of body changes with respect to the surroundings. जब किसी बॉडी की पोजीशन चेंज होगी विद रिस्पेक्ट टू द सराउंडिंग्स, देन वी से दैट द बॉडी इज इन मोशन। लेकिन बेटा एक चीज है, हम बोलते हैं ये बॉडी रेस्ट में है, ये बॉडी मोशन में है। बेसिकली ये जो रेस्ट और मोशन है, दीज आर रिलेटिव फिनोमेना। रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव फिनोमेना। जिसका ये मतलब है कि किसी भी बॉडी की पोजीशन, किसी भी बॉडी की स्टेट रेस्ट या मोशन में होगी, वो हमेशा रिलेटिव होता है, मतलब विद रेफरेंस टू समथिंग। मतलब सिंपल वर्ड्स में अगर बोलें, व्हेन वी से रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव फिनोमेना, इसका ये मतलब हुआ कि एक बॉडी सेम टाइम पे रेस्ट पे भी हो सकती है और मोशन में भी हो सकती है। A body can be at rest or in motion at the same time. A body can be at rest or in motion at the same time. सेम टाइम पे कोई बॉडी रेस्ट पे या मोशन में हो सकती है, डिपेंड करता है ऑन रेफरेंस, किसके रिस्पेक्ट में है। जब आप रेफरेंस की बात करेंगे उसको बोलते हैं रिलेटिव। बॉडी कैन बी एट रेस्ट और इन मोशन एट द सेम टाइम। इट इज like I'll explain with the help of a very simple example. We are going in a car and a lot of trees are there, lot of objects are there on the road. जब हम कार में आगे जा रहे हैं
तो ऐसा लगता है कि कोई ट्री जो है, जो साइड पे है वहां, वो ट्री पीछे जाता हुआ दिखता है, बट वी नो दैट द ट्री इज नॉट मूविंग। फॉर स्मॉल चाइल्ड दैट ट्री इज गोइंग बैक, वो बोलेगा ऐसे देखो पेड़ पीछे जा रहे हैं। तो वही ऑब्जेक्ट जो हमें मोशन में दिख रहा है, इफ समबडी इज स्टैंडिंग ऑन द रोड, उसके लिए वो रेस्ट में है। सो एक बॉडी रेस्ट पे भी हो सकती है, मोशन में भी हो सकती है। एट द सेम टाइम हमारी रिलेटिव पोजीशन, हमारा रेफरेंस क्या है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, जैसे हम सारे अगर आपस में एक जगह किसी रूम में, किसी हॉल में बैठे हैं ऐसे, जैसे क्लासरूम इमेजिन कर लो, अब तो इमेजिन ही करनी पड़ती क्लासरूम। तो वी से कि वी ऑल एट आर एट रेस्ट। क्यों? क्योंकि हमारी पोजीशन, हम में से किसी की पोजीशन चेंज नहीं हो रही। सब लोग, मैं यहाँ खड़ा हूँ, सब लोग अपने अपने जगह बैठे होंगे। सो वी से एवरीबॉडी इज एट रेस्ट। बट इमेजिन somebody is watching from the heaven, from the moon। तो हमारी अर्थ की रोटेशन भी हो रही है, रेवोल्यूशन भी हो रही है अराउंड द सन। तो बोलेगा देखो सारे तो घूम रहे हैं। तो सेम पर्सन जो रेस्ट पे है विद रेफरेंस टू अनदर पर्सन जो अर्थ पे है, वही मोशन में हो जाएगा विद रेफरेंस टू अनदर पर्सन जो स्पेस पे है। तो एक आदमी एक टाइम पे रेस्ट में भी हो सकता है और मोशन में भी हो सकता है, डिपेंड करता है ऑन द point of observation. A body can be at rest or in motion at the same time, depending on the point of observation, depending on the relative position। ठीक है, इसलिए रेस्ट और मोशन कभी एब्सोल्युटली डिफाइन नहीं कर सकते। हम ये नहीं बोल सकते ये बॉडी रेस्ट में है, 100% रेस्ट में है, ये नो। हम ये बोल सकते हैं ये बॉडी मेरे रिस्पेक्ट में रेस्ट में है। बट इफ समबडी इज वॉचिंग फ्रॉम सम अदर प्लेस या किसी मूविंग ऑब्जेक्ट से देख रहा है, तो वो मोशन में भी आ जाएगी। ठीक है, रेस्ट और मोशन जो है ये एब्सोल्यूट नहीं होते, दीज आर रिलेटिव फिनोमेना। रेफरेंस, जैसे जैसे हम कभी ये नहीं बोल सकते, एक लाइन ड्रॉ करके, आपको मैंने ये एग्जांपल पहले भी दी है, आई कैन नॉट से कि ये जो लाइन है दिस इज ए शॉर्टर और लॉन्गर। तो रिलेटिव मतलब किसी के रिस्पेक्ट में बोलना पड़ेगा। अगर मैं एक और लाइन ड्रॉ करूं तो बोलूंगा ये पहली वाली जो है वो दूसरी से ज्यादा है, लंबी है, या दूसरी वाली पहली वाली से लेंथ में शॉर्टर है। तो ये हमेशा रिलेटिव होता है। तो रेस्ट और मोशन भी रिलेटिव टर्म्स हैं। बेटा स्पेस में जब भी हम किसी बॉडी की पोजीशन को डिस्क्राइब करते हैं, स्पेस इज 3 डायमेंशनल। तो जब भी हम किसी बॉडी की पोजीशन को डिस्क्राइब करेंगे, पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन स्पेस, जब भी हम किसी बॉडी की पोजीशन को डिस्क्राइब करेंगे स्पेस में, we need 3 parameters, 3 coordinates। तीन कोऑर्डिनेट्स चाहिए किसी बॉडी की पोजीशन को डिफाइन करने के लिए। 3 कोऑर्डिनेट्स चाहिए, एंड दीज कोऑर्डिनेट्स आर कॉमनली वी कॉल देम एज एक्स वाई जेड। बेटा देखो, अगर ऐसे हम डिफाइन करें, ऐसे बोलते हैं एक्स वाई जेड। अगर यहां पर होगा कोई भी पॉइंट ले लो, यहां पर कोई ऑब्जेक्ट है, उसके 3 कोऑर्डिनेट्स होते हैं, एक्स वाई जेड। हमने वेक्टर्स में रिसेंटली पढ़ा कि ओरिजिन से लेके इस पॉइंट तक अगर मैं वेक्टर ड्रॉ करूं तो उसे बोलते हैं पोजीशन वेक्टर। सो क्या बोलेंगे, आर वेक्टर इक्वल्स टू ओपी वेक्टर इक्वल्स टू आई एक्स प्लस जे वाई प्लस के जेड। अब जिन्होंने वेक्टर्स पढ़ लिए दे नो कि ये आई जे और के क्या है। क्या बोलेंगे बेटा इसको, पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन स्पेस। और इस आर को क्या बोलते हैं, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी। पी पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर है दैट इज रिप्रेजेंटेड एज आई एक्स प्लस जे वाई प्लस के जेड। और बेटा जो आर का मैग्नीट्यूड होगा दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, इतना आपने वेक्टर्स में भी पढ़ा है।
अब इसके बेसिस पे देखो, ऑन द बेसिस ऑफ दीज एक्स वाई एंड जेड हमारे पास मोशन की 3 टाइप्स है, ठीक है। देयर आर ऑन द बेसिस ऑफ दीज एक्स वाई जेड देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मोशन। मोशन 3 तरह का होता है। एक होता है बेटा 1 डायमेंशनल मोशन, दूसरा होता है 2 डायमेंशनल मोशन, और तीसरा है 3 डायमेंशनल मोशन। 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल एंड 3 डायमेंशनल। कॉमनली इस 1 डायमेंशनल मोशन को हम बोलते हैं मोशन इन स्ट्रेट लाइन, जिसमें कोई एक पैरामीटर चेंज होगा, या x चेंज होता है, या y चेंज होता है, और या z चेंज होता है। दिस इज कॉल्ड एज मोशन इन स्ट्रेट लाइन। मोशन इन स्ट्रेट लाइन। 2 डायमेंशनल मोशन जो है बेटा, इसमें 2 पैरामीटर चेंज होंगे, और ये 2 पैरामीटर्स कौन से हैं? एक्स वाई हो सकता है, एक्स जेड हो सकता है, वाई जेड हो सकता है। दिस इज कॉल्ड एज मोशन इन प्लेन। 3 डायमेंशनल मोशन कौन सा हुआ? तीनों पैरामीटर चेंज हो रहे हैं, और जब तीनों पैरामीटर चेंज होंगे देन वी कॉल द मोशन एज ए मोशन इन स्पेस। स्पेस का मतलब आउटर स्पेस नहीं समझना, स्पेस का मतलब 3 डायमेंशनल रीजन है जो, ठीक है। किसी भी रूम में आप कोई पॉइंट एलोकेट कर दो एक्स वाई जेड, जहां तीनों वेरिएबल्स होंगे, और अगर वो तीनों के तीनों चेंज हो रहे हैं देन इट इज कॉल्ड द मोशन इन स्पेस। 2 चेंज होंगे तो मोशन इन प्लेन, एक चेंज होगा तो मोशन इन स्ट्रेट लाइन। जैसे ये कोई स्ट्रेट रोड है, और इस स्ट्रेट रोड के ऊपर एक कार ट्रेवल कर रही है, कोई ऑब्जेक्ट है मूव कर रहा है फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस, वी से दैट दिस इज मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। किसी ऑब्जेक्ट को, मान लो ये कोई बिल्डिंग है, किसी ऑब्जेक्ट को यहां से सीधा आगे फेंका, ये सिर्फ आगे नहीं जाएगा, आगे जाने के साथ साथ ग्रेविटी के कारण नीचे भी आएगा। तो आगे जाना हो गया हॉरिजेंटल, और नीचे आना हो गया वर्टिकल, यहां दोनों हो रहे हैं। ये 2 डायमेंशनल मोशन है। और जब स्पेस है, ये तो आपको मैंने बता दिया, जब रैंडमली कोई बर्ड फ्लाई कर रहा है आगे पीछे ऊपर नीचे लेफ्ट राइट, दैट इज 3 डायमेंशनल मोशन। हमने बेटा यहाँ पर हमारा जो मेन फोकस रहेगा काइनेमेटिक्स में, इट्स अ बिट लेंथियर चैप्टर, ऑलमोस्ट ये वाला पूरा महीना लगेगा इसको, जिसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे? मोशन इन स्ट्रेट लाइन पढ़ेंगे, ठीक है, 1 डायमेंशनल मोशन बोलते हैं जिसको, और 2 डायमेंशनल मोशन में वी विल बी स्टडिंग प्रोजेक्टाइल मोशन and we will also study the circular motion under it, ठीक है। तो रफली 25 to 30 डेज लगेंगे इस पूरे यूनिट को कंप्लीट होने में। तो सिलेबस के हिसाब से हमारा जो यूनिट है दैट कंसिस्ट ऑफ 1D एंड 2D। लॉट ऑफ इक्वेशंस आर इन्वॉल्व, लॉट ऑफ न्यूमेरिकल्स, बिल्कुल बेसिक, लेकिन यहाँ के जो न्यूमेरिकल्स हैं, आप ये एज्यूम करके चलना कि यहाँ आपके न्यूमेरिकल्स में अच्छा होल्ड बन जाना चाहिए, यहाँ होल्ड बन गया तो आगे सब हो जाएगा। हमारी 11th की, कम से कम 11th में तो बोल ही सकते हैं ऐसा, 11th की पूरी जो फिजिक्स है वो यहाँ के जो न्यूमेरिकल्स होंगे उस पे बेस्ड है। एंड ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आप देखोगे कि 12th में भी ये काम आएगी आपको, जो यहाँ हम एनालिसिस करेंगे। इसलिए यहाँ जो भी आपको होमवर्क मिलेगा, जो भी आपको असाइनमेंट मिलेगी, डीपीपीज मिलेगी, आपने उनको ऑनेस्टली सॉल्व करके समझना है चीजों को, किस तरह से न्यूमेरिकल्स करने, बिकॉज दिस इज द थिंग। बस फिजिक्स मतलब मैकेनिक्स,
ठीक है, फिजिक्स मतलब मैकेनिक्स, न्यूमेरिकल्स मतलब मैकेनिक्स। तो फिजिक्स में ज्यादा डिफिकल्टी न्यूमेरिकल्स में आती है, और न्यूमेरिकल्स का ये बिगनिंग है बेटा। तो पहले हम जो पढ़ रहे थे दैट वाज द फाउंडेशन, नाउ वी हैव स्टार्टेड अप। ठीक है, तो ये आपका पूरा होल्ड होना चाहिए इसके ऊपर। इसके अलावा बेटा कुछ ऐसी भी टर्म्स हम यूज करते हैं, थोड़ी टेक्निकल टर्म्स हम यूज करेंगे, लाइक पॉइंट ऑब्जेक्ट क्या होता है। अब बोलने में टेक्निकल है बट इट्स नॉट दैट टेक्निकल थिंग, कि इसको समझने के लिए हमें थोड़ी दिक्कत होगी। व्हाट इज ए पॉइंट ऑब्जेक्ट? पॉइंट ऑब्जेक्ट, अब बोलेंगे पॉइंट ऑब्जेक्ट मतलब ये ऐसा नहीं, रिप्रेजेंट ऐसे ही करेंगे। पॉइंट ऑब्जेक्ट मतलब छोटा ऑब्जेक्ट, किसके रिस्पेक्ट में छोटा? दैट्स द थिंग ना, कि कोई भी चीज छोटी बड़ी नहीं होगी, वो किसी के रेफरेंस के हिसाब से होगी। तो व्हेन वी से पॉइंट ऑब्जेक्ट, तो इसका मतलब होता है ऐसा ऑब्जेक्ट विच ट्रेवल्स डिस्टेंसेस मच ग्रेटर देन इट्स साइज। ऐसा ऑब्जेक्ट जो अपने साइज के कंपैरिजन में बहुत बड़ा डिस्टेंस ट्रेवल करता है, बहुत बड़े बड़े डिस्टेंसेस ट्रेवल करेगा, उस ऑब्जेक्ट को पॉइंट ऑब्जेक्ट बोलते हैं। पॉइंट ऑब्जेक्ट का ये मतलब नहीं है कि छोटा सा ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस जो उसने ट्रेवल किया उसके उस हिसाब से इट शुड बी वेरी वेरी स्मॉल, इट शुड बी नेग्लिजिबली स्मॉल। एन ऑब्जेक्ट विच ट्रेवल्स डिस्टेंसेस मच ग्रेटर देन इट्स साइज इज कॉल्ड एज ए पॉइंट ऑब्जेक्ट। जैसे हम ऐसे तो बोलेंगे कि एक कार जम्मू से श्रीनगर चली गई, तो उसमें हम ये नहीं बोलते कि जो ड्राइवर था वो जल्दी पहुंचा और जो पैसेंजर थे, को पैसेंजर थे, वो लेट पहुंचे। ये नहीं बोलते कि इसने कम डिस्टेंस ट्रेवल किया, इनको तो ज्यादा करना पड़ा। ठीक है, या कोई बस हो तब भी नहीं बोलते ऐसा, क्योंकि जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है वो बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू द साइज। किसका साइज? ऑब्जेक्ट का साइज। इवन हम सिर्फ ये कार और बस नहीं, जब सन के अराउंड अर्थ रिवॉल्व करती है अपने ऑर्बिट में, तब हम ये नहीं बोलते यहाँ पर भी कि अर्थ में अमेरिका ने कितना कवर कर दिया और इंडिया ने कितना किया, चाइना ने कितना किया। इट इज ट्रीटेड एज ए पॉइंट ऑब्जेक्ट। जब अर्थ सन के अराउंड रिवॉल्व करती है, तो तब हम अर्थ को भी एक पॉइंट ऑब्जेक्ट लेते हैं, क्योंकि अर्थ भी अपने साइज के कंपैरिजन में यहाँ बहुत बड़ा डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है। तो कोई भी ऑब्जेक्ट जो अपने साइज के कंपैरिजन में बहुत बड़ा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, उस ऑब्जेक्ट को पॉइंट ऑब्जेक्ट बोलते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, लेकिन अपने साइज, उसका जो साइज होगा वो उसके जो डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया है उसके कंपैरिजन में नेग्लिजिबल होगा, देन वील कॉल इट एज ए पॉइंट ऑब्जेक्ट। Then there is a term called as frame of reference. देखो, फ्रेम ऑफ रेफरेंस अभी इनिशियल स्टेज में हमने स्टार्ट किया मैकेनिक्स, तो इतना ज्यादा रोल इसका नहीं रहेगा कॉन्सेप्ट का। बट ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम जब हम रिलेटिविटी पढ़ेंगे, जब इंस्टेंस ये जो अभी हम मैकेनिक्स पढ़ेंगे बेटा, दिस इज कॉल्ड एज न्यूटन्स मैकेनिक्स। दिस इज बिट ओल्डर पार्ट ऑफ फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स में फ्रेम ऑफ रेफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कोई ऑब्जेक्ट आपको किसी वेलोसिटी से दिखाई दे सकता है, दूसरे दूसरे आदमी को उसकी वेलोसिटी कुछ और दिखाई देगी, अभी कुछ और, थोड़ी देर के बाद कुछ और, आल्दो वो सेम स्पीड से ही चल रही है, और वो टाइम पे भी डिपेंड करता है। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस के ऊपर डिपेंड करता है। आप फॉर द टाइम भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस को एक कोऑर्डिनेट सिस्टम बोल सकते हैं, एक कोऑर्डिनेट सिस्टम बोल देंगे विच इज अंडर ऑब्जर्वेशन, या हम उसको रेफरेंस भी बोल सकते हैं। रेफरेंस सिस्टम, कोई रेफरेंस कोऑर्डिनेट सिस्टम।
इसके अलावा बेटा मोशन की बड़ी सारी टाइप्स हैं। ये जो मैंने आपको बोला 1D 2D 3D, ये तो XYZ के बेसिस पे बोला। लेटर ऑन वील सी देयर इज ए टाइप ऑफ मोशन जिसको बोलते हैं ट्रांसलेशनल मोशन। देयर इज अ टाइप ऑफ मोशन जिसे बोलते हैं रोटेशनल मोशन। देयर इज ऑसिलेटरी मोशन, जैसे एक पेंडुलम का मोशन होता है ना। देयर इज पीरियोडिक मोशन। ठीक है, विल कम टू दोज लेटर ऑन, अभी खाली नाम ही है बस ये। तो हम बेशक स्टार्ट करेंगे यहाँ से बेटा। आज हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। आल्दो आप में से काफी सारे लोगों को मेन तो डिफरेंस पता ही है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या है, उसी में हम कुछ ऐड भी करेंगे। सो हाउ वी डिफाइन डिस्टेंस and how we define displacement. Distance is the actual path traveled by a body. How we define distance? We define distance as the actual path traveled by a body. And how we define displacement? Displacement is not the actual path. Displacement is the shortest distance between 2 points. दो पॉइंट्स के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है उसे डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। डिस्टेंस इज द एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी। ठीक है, मैं एग्जांपल बताऊंगा। डिस्टेंस is always positive. Displacement can be positive, negative or zero. Can be positive, negative और displacement जो है वो zero भी हो सकती है। सिंपली ऐसे बोलेंगे, डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है और डिस्प्लेसमेंट जो है दैट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, यू नो द डिफरेंस बिटवीन स्केलर एंड वेक्टर्स। फिर कुछ और डिफरेंस बताऊंगा। लेट अस अंडरस्टैंड समथिंग बिफोर दैट। मान लीजिए ये एक पॉइंट है ए और ये दूसरा पॉइंट है बी, एंड वी हैव मैनी वेज, बहुत सारे रास्ते हैं ए से बी जाने के लिए। दिस इज वन पाथ। कोई ऐसे गया, कोई ऐसे गया, कोई ऐसे गया, हर रास्ता ही ऐसा है, ऐसे गया। तो ये सारे डिस्टेंसेस ही हैं। डिस्प्लेसमेंट जो होगा फ्रॉम ए टू बी वो ये है बेटा। चाहे ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है या नहीं है, चाहे फिजिकली कोई ऐसे ट्रेवल कर सकता है या नहीं कर सकता, फिर भी यही डिस्प्लेसमेंट है। ये जरूरी नहीं है कि डिस्प्लेसमेंट कोई ट्रेवल करके जाए, ऐसे समझना बेटा। ये एक रोड है, ऐसे सीधी आ रही थी रोड, बस अचानक से बीच में कुछ छोटी सी पहाड़ी आ गई, रोड ऐसे बनानी पड़ी और ऐसे चली गई। तो ये है एक्चुअल पाथ जो ट्रेवल किया। डिस्प्लेसमेंट यहाँ बीच में कोई रॉक आ गई बड़ी सी, तो डिस्प्लेसमेंट ये है। दो फिक्स्ड पॉइंट्स के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा उसे डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इमेजिनेशन भी हो सकती है, वो जरूरी नहीं है कि रियलिटी में कोई ट्रेवल करके जाएगा तो डिस्प्लेसमेंट है। डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, इनिशियल और फाइनल के बीच में, ये है डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस को जो ऐसे ट्रेवल करेगा, कोई ऐसे ट्रेवल करेगा, कोई ऐसे ट्रेवल करेगा। तो डिस्टेंस की बेटा इनफाइनाइट वैल्यूज हो सकती हैं बिटवीन टू गिवन पॉइंट्स, between two given points the distance can have infinite values, but the displacement has
वन यूनिक वैल्यू। अगर 2 पॉइंट्स गिवन है बेटा, 2 पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस की इनफाइनाइट वैल्यूज होंगी। जैसे देखो, ये 2 मीटर है, ये 3.5 मीटर है, ये 5.5 है, दिस इज 10 मीटर, दिस इज 20 मीटर। डिस्प्लेसमेंट की एक ही वैल्यू है। अगर 2 पॉइंट्स गिवन होंगे, उन 2 पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस की बहुत सारी वैल्यूज पॉसिबल है, इनफाइनाइट, जितनी मर्जी बना लो, बट डिस्प्लेसमेंट की एक ही वैल्यू होगी। और वो कौन सी होगी? जो दोनों के बीच में शॉर्टेस्ट है। बेटा अगर किसी बॉडी का मोशन, देखो मैंने आपको बोला कि डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है, सिर्फ मैग्नीट्यूड एसोसिएटेड है इसके साथ। डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। अगर सिचुएशन ऐसी है, देखो कि अगर किसी बॉडी का मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन ही हो रहा है, ऐसे ही गई है एक बॉडी अलोंग ए स्ट्रेट लाइन मोशन, the magnitude of displacement is equal to distance along a straight line motion। जो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड है, हम ये नहीं बोल सकते ना, देखो दिस इज ए रॉन्ग स्टेटमेंट कि डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू डिस्टेंस। व्हाई इट इज रॉन्ग? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर और डिस्टेंस स्केलर है। वेक्टर को स्केलर के बराबर नहीं बोल सकते। हाँ, ये जरूर बोल सकते हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट is equal to distance. So along a straight line, the magnitude of displacement is equal to distance। देखो हम बेटा डिस्प्लेसमेंट को s से रिप्रेजेंट करते हैं, वी राइट s वेक्टर, इट इज इक्वल टू d। along a straight line, the magnitude of displacement is equal to distance। इसलिए याद रखना, ये न्यूमेरिकल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की फॉर्म में होगा। न्यूमेरिकल तो नहीं बोलेंगे इसको, क्योंकि उसमें हमने कुछ करना नहीं है कैलकुलेट। along a straight line motion, along a straight line motion, the magnitude of displacement is equal to distance। therefore अगर ये बराबर है तो इनकी जो रेशो है that is equal to 1। डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस की जो रेशो होगी, वो रेशो कितनी होगी? वो रेशो 1 के बराबर होगी। लेकिन थिंक अबाउट द अदर थिंग कि अगर ऐसे हो रहा है मोशन, अगर मोशन इस तरह से हो रहा है फ्रॉम ए टू बी, ठीक है, तो एक आदमी ऐसे गया, एक्चुअल पाथ ये ट्रेवल किया, तो ये जो एक्चुअल पाथ ट्रेवल किया इसको बोलते हैं डिस्टेंस, डी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ए टू बी डिस्प्लेसमेंट तो ये है। अब ये स्ट्रेट लाइन मोशन नहीं है, तो डिस्टेंस बढ़ा है कि डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड? ये तो कंडीशनल था ना, अलोंग ए स्ट्रेट लाइन मोशन ऐसा है। इफ द मोशन इज नॉट अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, motion is not along a straight line, then देखो ये डिस्प्लेसमेंट हो गया, देन वील से बोलो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड बढ़ा है कि डिस्टेंस बढ़ा है? ऑब्वियसली डिस्टेंस बढ़ा है, जो कर्व्ड पाथ होता है वही बड़ा होता है। तो तब बोलेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज लेस देन डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट का जो मैग्नीट्यूड है वो कम है, इट मींस it is less than 1। magnitude of displacement divided by distance is less than 1। ठीक है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट का अगर ये 3 मीटर है तो दिस कैन नॉट बी 3, मोर देन 3 ऑब्वियसली। इसलिए अगर हम दोनों स्टेटमेंट्स को कंबाइन करें, अगर तो बेटा क्वेश्चन में ये चीज लिखी हो कि स्ट्रेट लाइन मोशन है, तो स्ट्रेट लाइन मोशन में ये रेशो 1 के बराबर है।
अगर मोशन स्ट्रेट लाइन के अलोंग नहीं है और ये बोला है कि कर्व्ड पाथ है, तो रेशो लेस देन 1 है। ये चीज देख लेना, डिस्प्लेसमेंट बाय डिस्टेंस इज लेस देन 1, तो डिस्टेंस बाय डिस्प्लेसमेंट करोगे, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट दैट विल बी ग्रेटर देन 1। इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी अगर आप रेशो रिवर्स करोगे। मैं लिखता हूँ 2/3 इज लेस देन 1, तो 3/2 इज ग्रेटर देन 1। ऑब्वियसली ये 0.6 है और ये 1.5। So displacement का magnitude divided by distance less than 1, तो distance divided by magnitude of displacement is greater than 1। दोनों statements को अगर combine कर ले तो बोलेंगे in general displacement का जो magnitude है divided by distance is either less than or equal to 1। फिर इसको हम रिवर्स करके ऐसे भी बोल सकते हैं, और distance displacement ratio is greater than equal to 1। चले बेटा एक क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। डिस्टेंस हमेशा एक रियलिटी है, जो एक्चुअल में ट्रेवल किया जा रहा है वो डिस्टेंस है। डिस्प्लेसमेंट जरूरी नहीं है कि एक्चुअल में ट्रेवल किया जाए, मैंने आपको बता दिया। डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट पाथ। जो भी दो पॉइंट्स होंगे उनके बीच में आपने डायरेक्टली एक लाइन बना लेनी है, वो लाइन आपको डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू देगी। द क्वेश्चन इज ए बॉडी is moving along a circular path of radius r. Calculate distance and displacement after 1/4 circle and half circle। आधा सर्कल कंप्लीट करने के बाद डिस्टेंस कितना है, डिस्प्लेसमेंट कितनी है। 1/4 सर्कल कंप्लीट करने के बाद डिस्टेंस कितना है, डिस्प्लेसमेंट कितना है। हमारे पास डिस्प्लेसमेंट होगा 2r, डिस्टेंस होगा 22/7 इंटू r पाई r। चलो जी, ये बेटा सपोज कर लेते हैं ये सर्कल है हमारे पास और कोई बॉडी यहां से स्टार्ट करती है मूव करना। आफ्टर 1/4 सर्कल वो बी पे पहुंच गई, आफ्टर हाफ सर्कल वो सी पे पहुंच गई। ठीक है, तो 1/4 सर्कल मतलब वी हैव टू फाइंड आउट डिस्टेंस एज वेल एज डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ए टू बी। 1/4 का क्या मतलब है, यहां से यहां। अगर बेटा ए से बी मुझे डिस्टेंस पता करना, आई नो कि ये पूरा जो है ये सर्कमफ्रेंस होता है 2πr, तो ए टू बी जो डिस्टेंस है, द बॉडी मस्ट बी गोइंग लाइक दिस, यहां से ऐसे ट्रेवल करके यहां पहुंच गई। एक्चुअल पाथ कितना ट्रेवल किया ये, ठीक है, कर्व्ड पाथ भी हो सकता है। अब डिस्टेंस कितना हो गया, पूरा है 2πr, लेकिन ये उसका 1/4 पोर्शन है। सो फ्रॉम ए टू बी जो बेटा डिस्टेंस ट्रेवल किया दैट इज πr/2। फ्रॉम ए टू बी डिस्टेंस कितना है, πr/2। लेकिन सोचो ए से लेके बी तक डिस्प्लेसमेंट इज, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट। अब चाहे ऐसे नहीं भी ट्रेवल किया है फिर भी ये डिस्प्लेसमेंट है। मींस अगर मैं इस पॉइंट को ओ बोल दूं तो फ्रॉम ए टू बी डिस्टेंस इज दिस, बट शॉर्टेस्ट पाथ तो यही है। मैंने आपको बोला चाहे फिजिकली ट्रेवल किया है चाहे फिजिकली ट्रेवल नहीं किया, डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज द शॉर्टेस्ट। ठीक, तो इधर आप पाइथागोरस थ्योरम लगाओ। पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे ए बी फाइंड करने के लिए, विल से
डिस्प्लेसमेंट अगर ए बी है तो आई राइट ए बी स्क्वायर इक्वल टू ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर, दैट इज 2r स्क्वायर। डायरेक्ट लिख दिया मैंने, r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर इज 2r स्क्वायर। तो ए टू बी जब आपको डिस्प्लेसमेंट पता करनी है, उस डिस्प्लेसमेंट को मैं ए बी बोल के क्या लिखूंगा, ए बी स्क्वायर जो है वो 2r स्क्वायर है, तो ए बी कितना हुआ, स्क्वायर रूट ऑफ दैट। जब उसका आप स्क्वायर रूट करोगे तो ए बी विल बी इक्वल टू r रूट 2। कोई डाउट है तो बताओ। ए बी इज इक्वल टू r रूट 2। अब रूट 2 का वैल्यू आपने डालना है तो डाल दीजिए 1.414, तो ये बनेगा 1.414 r। बट जनरली हम वैल्यू तब डालें जब हमें r भी पता हो कितना है। आपका आंसर तो इन टर्म्स ऑफ r ही आना, जैसे अगर r लिखा होता 10 मीटर तो फिर हम वैल्यू डाल के बोल देते 14.14 मीटर। ये हो गया 1/4 सर्कल के लिए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू। सेकेंड पार्ट देखो क्या है। सेकेंड पार्ट में वी हैव टू फाइंड आउट डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट अगेन, बट दिस टाइम फॉर हाफ सर्कल। हाफ सर्कल मतलब ए टू सी। ए टू सी डिस्टेंस कितना है, फ्रॉम ए टू सी डिस्टेंस सर पाई आर। ये है 2 पाई r by 2, पाई आर। राइट, पाई r। ए टू बी सॉरी ए टू सी डिस्प्लेसमेंट इज दिस। चाहे ऐसे कोई भी नहीं आया, बॉडी ऐसे जा रही है, बट डिस्प्लेसमेंट फिर भी यही है। तो 2r। डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी, 2r। r प्लस r। ठीक है, यू कैन राइट 2r, यू कैन राइट डायमीटर, कुछ भी। सिंस हमें r की टर्म्स में ही लिखना है बिकॉज क्वेश्चन में सिर्फ r ही है, सो द आंसर इज 2r। ठीक है, तो ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट है बेटा। और देखेंगे क्वेश्चन अभी, इसको तो कर दूं ना तब। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। सपोज किसी पार्क में ये एक सर्कुलर ट्रैक है। क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूं मैं, यू विल फाइंड द क्वेश्चन इन योर मॉड्यूल। जो भी आपके पास बुक है उसमें क्वेश्चन ढूंढे खुद। अलोंग दिस सर्कुलर ट्रैक एक रनर जो है वो ही इज रनिंग विद ए कांस्टेंट स्पीड। ठीक है, और वो क्या करता है, इसका इस ट्रैक का जो रेडियस है, मान लीजिए बेटा वो रेडियस है 1 किलोमीटर, बड़ा सा ट्रैक है, बिग ट्रैक इन ए पार्क। एक रनर वन ट्रैक कंप्लीट करता है इन 400 सेकेंड। 400 सेकेंड में अप्रोक्सीमेटली कितना हो गया, 6 मिनट से ज्यादा टाइम हो गया। इन 400 सेकेंड्स उसने ट्रेवल किया एक ट्रैक, कुछ भी हो सकता है वैल्यू। तो बताओ आफ्टर 1400 सेकेंड या 1400 सेकेंड में, इन 1400 सेकेंड्स उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, और एट द एंड ऑफ दीज 1400 सेकेंड्स क्या बोलेंगे उसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी हो गई। समझ में आ गया ना क्वेश्चन। देखो बेटा कैसे करना है। सबसे पहले आपको ये देखना है कि अगर ये सर्कुलर ट्रैक है, 1400 सेकेंड में कितने पार्ट ट्रेवल किए, कितनी बार इस सर्कुल को ट्रेवल किया उसने। देखो नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस देखो पहले कितनी है, कितनी रेवोल्यूशंस की उसने, 400 सेकेंड में एक, 1400 सेकेंड में कितनी होंगी करके देखो। 1400 डिवाइडेड बाय 400 विल बी 14 by 4, 7 by 2, 3.5। कोई डाउट है इसमें। अगर एक
ट्रैक 400 सेकंड में कंप्लीट हुआ, दूसरा 400 800 हो गया, तीसरा भी 400 1200 हो गया, और फिर आधा ही हुआ। तो डिस्टेंस देखो कितना ट्रेवल किया है। डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज इक्वल टू 3.5 इंटू 2 पाई आर। पता चला या नहीं? अगर बेटा एक बार ट्रेवल किया होता तो 2 पाई आर, दो बार ट्रेवल किया होता तो 2 इंटू 2 पाई आर, तीन बार होता तो 3 इंटू 2 पाई आर, ये तो 3.5 टाइम्स है। सो 3.5 इंटू 2 पाई आर। नाउ सी, हमें ये वैल्यू दी हुई है 1 किलोमीटर, तो हम बोलेंगे डिस्टेंस इज इक्वल टू, ये 35/10 लिख दो 3.5 को, इंटू 2 इंटू, देखो आपके पास ऑप्शन है, या तो 3.14 लिखो और या 22/7 लिख लो, तो ज्यादा आसान नहीं हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा इसके साथ। इंटू आर कितना लिखूं? मीटर में फाइंड करते हैं जनरली हम। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों का ऐसा यूनिट मीटर है, तो मैंने 1000 मीटर लिख दिया क्योंकि 1 किलोमीटर दिया था, तो किलोमीटर मतलब 1000 मीटर। नाउ क्या टर्म्स यहाँ कैंसिल होंगी? दिस विल बी कैंसिल विद दिस 5, ठीक है। फिर यहाँ देखो 5 इंटू 2 10 है, इस 10 के साथ गया, so you can write the answer is 22 into 10 raised power 3 मीटर। लेकिन अगर आपके ऑप्शंस किलोमीटर में है तो आप इसी को 22 किलोमीटर बोल दो। 1400 सेकंड में कितना ट्रेवल कर दी? ये प्रैक्टिकली शायद पॉसिबल नहीं है 1400 सेकंड में 22 किलोमीटर, नहीं कोई ह्यूमन बीइंग तो कोई ट्रेवल नहीं कर सकता मेरे ख्याल से, बट क्वेश्चन ऐसे करना। नाउ वी नो कि 3.5 साइकिल, 3.5 रेवोल्यूशन कंप्लीट होने के बाद वो तो यहाँ होगा, तो डिस्प्लेसमेंट तो ये है बेटा, 3.5 हो, 4.5 हो, 2.5 हो, जितने मर्जी हो, तो डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी? 2। ठीक है, 2 किलोमीटर डायरेक्ट। ठीक है, ये है डिफरेंस बेटा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में। सिमिलैरिटीज भी हैं, डिफरेंसेस ज्यादा हैं। ठीक है, आप यहां देख लीजिए, डिस्प्लेसमेंट सिर्फ 2 किलोमीटर, डिस्टेंस 22 किलोमीटर। कभी भी आपको ऐसा नहीं मिलेगा जिसमें आपके पास कुछ आंसर ऐसा आए कि डिस्टेंस ज्यादा है और डिस्प्लेसमेंट कम है। बराबर हो सकते हैं, बट डिस्टेंस का जो वैल्यू है वो कभी भी डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड से कम नहीं हो सकती। एक और है बेटा, ये पीएमटी में आया हुआ क्वेश्चन है, ये एक स्ट्रेट रोड है, समझना क्वेश्चन को, फाइंड आउट द क्वेश्चन इन योर बुक, ओनली क्वेश्चन एंड देन ट्राई टू सॉल्व बाय योरसेल्फ। मान लीजिए ये एक स्ट्रेट रोड है, इस स्ट्रेट रोड के ऊपर ये एक कोई व्हील है, व्हील किसी भी बड़ा सा व्हील है, किसी कार्ट का व्हील है। ठीक है, मैं ये रोड बना लूं पहले, ये व्हील, और यहां पर ये कांटेक्ट में है एक पॉइंट कोई। क्या हुआ बेटा? ये व्हील का रेडियस गिवन है r है, radius of the wheel is r. Now this wheel starts moving. ये पॉइंट है बेटा P बोल देते हैं इसको, ठीक है। ये व्हील मूव करेगा तो ये ऐसे मूव करने लगा ये व्हील, तो ये पॉइंट P ऊपर जाने लगा, ठीक है। और व्हील कहाँ पहुंच गया? थोड़ा आगे पहुंच गया। मान लो ये व्हील यहां पहुंचा, ठीक है, द व्हील इज हियर, नाउ ये पॉइंट यहां से घूमते घूमते कभी यहां भी आया होगा, फिर यहां से घूमते घूमते फिर आगे, तो ये ऐसे ऐसे देखो, मैं यहां से दिखाता हूं आपको, ये पॉइंट P है,
ठीक है, थोड़ा सा इसको विजुलाइज करने की कोशिश करो। व्हील ऐसे गया तो पॉइंट ऊपर जाने लगा। तो जब ये पॉइंट हाईएस्ट पॉइंट यहाँ है, यहाँ ग्राउंड के साथ टच में था, आपको बताना है ये डिस्प्लेसमेंट कितनी है, पी कितना है। हाफ रेवोल्यूशन हुई है, आफ्टर हाफ रेवोल्यूशन ये पॉइंट पी है जो हाईएस्ट पॉइंट पे हो जाएगा। इस हाफ रेवोल्यूशन के बाद पॉइंट पी की जो डिस्प्लेसमेंट है, हाफ रेवोल्यूशन के बाद पॉइंट पी की जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितनी होगी। कंप्लीट रेवोल्यूशन के बाद क्या होगा बेटा, ये पॉइंट पी वापस ग्राउंड पे टच हो जाएगा। सो दिस इज क्वेश्चन फॉर टुडे। आफ्टर हाफ रेवोल्यूशन what will be the displacement of a point which was initially in contact with the ground, जो initially यहां था, at the end कहां है। ठीक है, इसको कर लीजिए and send me your answers by 8 PM। ठीक है, आज ही मतलब अभी कर लो, 8 बजे तक आंसर भेज दो।